नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है नसीबों का लिखा। और दोस्तों, इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। दोस्तों, बाकी के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। रीमा समझ गई कि उसके बुरे व्यवहार की बात उसकी माँ तक पहुंच चुकी है। कहीं न कहीं मन में वह भी समझ ही रही थी कि जो कुछ उसने देवेश से कहा वह गलत था। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल ही चुका था, तो उसने अपनी सफाई दी। लेकिन माँ, मैं भी तो देवेश की पत्नी हूँ, उसके प्यार पर मेरा हक है ना। उसे मुझसे प्यार ही नहीं, बस जीजी और रागिनी के आगे पीछे लगा रहता है। रीमा ने अपना रोष माँ के आगे जताया। अगर तुमसे प्यार ना होता तो सीमा से शादी करने को क्यों मना करता? उसने सभी की बात ना मानकर तुम्हें महत्व दिया, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। पर करण के ना रहने से वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि ऐसा पति मिला जो तुझसे प्यार करता था, तो तेरा ही हाथ थामा, साथ ही तेरी बहन का भी ध्यान रखता है। वह अच्छा पति भी है जो तेरा साथ निभा रहा है, और एक अच्छा देवर भी जो अपनी भाभी का ध्यान भी रख रहा है। वह एक अच्छा इंसान है जो अपनी सभी जिम्मेदारी निभाना जानता है। लेकिन सारे दिन रागिनी रागिनी की रट उसने शिकायत करनी चाहिए। देख, अभी रागिनी इकलौती बच्ची है घर में, तो सबका ध्यान उस पर है। कल को तेरे बच्चे होंगे तो क्या उनको सब प्यार नहीं करेंगे? तू बाकी सबकी छोड़, मान कि तेरी शादी देवेश से नहीं हुई होती, बल्कि देवेश की शादी किसी और से होती, और उसकी देवरानी तेरी बहन के साथ बुरा व्यवहार करती या उसकी बेइज्जती करती और उसका ध्यान रखने पर अपने पति से लड़ती, तो तुझे कैसा लगता? तब तू उस देवरानी के पक्ष में खड़ी होती या फिर अपनी बहन के साथ? माँ के समझाने पर रीमा थोड़ी लज्जित हुई, और उसने माँ से वादा किया कि वह आगे से ध्यान रखेगी, लेकिन देवेश को भी उसकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। कहने को तो रीमा ने माँ को कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर रीमा को यह बात बुरी लगी कि देवेश ने उसकी शिकायत उसकी माँ से की थी। माँ समझा बुझाकर चली गई। सीमा को इस बारे में खबर नहीं थी। वह माँ के समझाने पर कुछ दिन तक तो रही, ठीक रही, लेकिन फिर बात बात में उसका मुंह फूल जाता। अब वह कभी कभी देवेश से इन सब बातों को लेकर झगड़ जाती कि वह माँ से उसकी शिकायत लगा कर आया। इस तरह रीमा का कुछ समय तक व्यवहार तो सीमा के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा, और घर में कुछ दिन शांति भी हो गई, और देवेश ने चैन की सांस ली। लेकिन रीमा मन में देवेश के लिए नाराजगी लिए थी, और जब जब बातों बातों में उस पर निकाल ही दिया करती। देवेश सीमा के प्रति उसके व्यवहार को देख टाल देता, लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं रहा। देवेश का ध्यान भाभी और भतीजी के प्रति देख फिर से जलन से भर गई। उसका मन सीमा और रागिनी के प्रति नकारात्मक भाव और विचारों से भरने लगा। इसी तरह अच्छे बुरे दिन बीते जा रहे थे। सीमा ने गुमसुम रहना अपना स्वभाव बना लिया था, और सीमा के बुरे बर्ताव पर भी वह शांत रहती। रागिनी अब 3 साल की हो गई थी, और वह भी सीमा की तरह मासूम और शांत स्वभाव की। शरारत करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। इसी बीच रीमा गर्भवती हो गई। जब सीमा को उसके गर्भवती होने का पता लगा, तो बड़ी बहन का स्नेह उमड़ आया, और उसने अपने आप को संभाला। आखिर बड़े होने के नाते ऐसे में रीमा का ख्याल रखना उसी की जिम्मेदारी थी। उसने रीमा का सब तरह से ध्यान रखना शुरू कर दिया, और अब धीरे धीरे गृहस्थी का सारा काम फिर से संभालने लगी। रीमा क्या खाएगी, उसे क्या चाहिए, तू आराम कर कहकर काम में खुद ही जुट जाती थी। वह बहुत कम बोलती थी। इस सब का असर रागिनी पर हो रहा था। सीमा के व्यस्त होने से उसे रागिनी का साथ कम मिलता। देवेश तो नौकरी पर चला जाता, और रीमा अपने में मस्त रहती। पिता के प्यार से वंचित वह माँ के प्यार से भी दूर हो गई थी।
ले देकर रोशन जी ही उसे देखते, लाड़ लड़ाते और उसके भाग्य पर दुखी होते। सीमा को काम संभालते और अपना ध्यान रखते देख रीमा का पारा कुछ उतरा। अब वह ज़्यादातर आराम करती और कुछ ना कुछ खाती रहती। जो भी मन होता सीमा को ऑर्डर देती रहती। अब उसके मन को सुकून था कि सीमा काम भी कर रही है और उसका हुक्म भी चल रहा है। देवेश और रोशन ने घर में शांति देखी तो उन्हें लगा कि माँ बनने के कारण रीमा में परिवर्तन आ रहे हैं और उसमें करुणा जाग रही है। चलो अच्छा हुआ, घर का माहौल सुधर गया। अगर देवेश भी खुश रहता और सीमा की ख्वाहिश भी पूरी करता, उसका ध्यान रखता, रीमा सभी को अपना ध्यान रखते देख खुश थी। समय पूरा हुआ तो रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे की मां बनने के बाद कुछ दिनों तक रीमा बहुत प्रसन्न रही और सीमा के घर काम संभालने से खुश भी थी कि उसको काम से आज़ादी मिली और वह आराम से रह रही है। लेकिन कुछ समय बाद सीमा का घर के सभी काम अपने हाथों में ले लेना उसे अखरने लगा, क्योंकि अब कोई भी काम होता तो देवेश और रोशन जी सीमा को आकर कहते। यह देखकर भी सभी फिर से सीमा को पूछने लगे। उसके मन में फिर से सीमा के प्रति बैर आने लग गया। रीमा का व्यवहार फिर से धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। उसके अंदर अब अहंकार भी आ गया था। उसका पति कमाता है, वह एक बेटे की माँ है जो आगे चलकर इस वंश को आगे बढ़ाएगा और इस घर में अब उसी का शासन चलना चाहिए। हर बात पर उससे ही क्यों पूछा जाना चाहिए, आधी आधी बातें उसके दिलो दिमाग में चलती रहती। रीमा को माँ बने 6 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने घर के काम करने प्रारंभ नहीं किए थे। वो बस अपने बच्चे में मगन रहती। मर्जी के खिलाफ कुछ भी बनता या काम होता तो उसी पर हंगामा कर देती। अब वह बात बात पर सीमा और देवेश से भी झगड़ने लगी थी। सीमा छोटी बहन समझकर टाल दिया करती, चुप लगा जाती और अकेले कमरे में बैठकर करण को याद किया करती। निर्लिप्त भाव से घर के कामों में लगी रहती। हद तो तब हुई जब सीमा के बच्चे को खिलाने के लिए भी वह बिगड़ जाती। तब सीमा रागिनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती और करण को याद करते हुए रागिनी को चूमती और गले लगाकर रोती। बेचारी मासूम बच्ची के कुछ समझ में नहीं आता कि माँ उसे गले लगाकर क्यों रो रही है। रोशन जी सब कुछ देख रहे थे, पर क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। अब रीमा इतनी उद्दंड हो गई थी कि रोशन जी की बैठक तक आवाज़ पहुंचने लगी थी। बाहर बैठक में उसकी आवाज़ सुन रोशन रीमा के व्यवहार से असंतुष्ट और दुखी हो गए। उन्हें लगता कि देवेश की शादी रीमा से कराकर उन्होंने गलती कर दी। सीमा से ही शादी करा देते तो बेहतर था। कुछ समय बाद रीमा को भूलकर वह सीमा को अपना ही लेता, पर अब क्या हो सकता था। रोशन जी मन में विचार कर रहे थे। आज तो वह है, कल को जब वह नहीं रहेंगे तब सीमा और उसकी पोती रागिनी का क्या होगा। ये चिंता उन्हें सताने लगी। देवेश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, धीरे धीरे अपने बच्चे और पत्नी के मोह में फंस ही जाएगा और फिर पत्नी के कहे में आकर कुछ सही गलत भी कर सकता है। अब देवेश भी बाप बन गया है, उसने भी सीमा और रागिनी का ध्यान रखना छोड़ दिया। तो यह प्रश्न रोशन को बड़ा परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन वह अपनी इस समस्या पर बात करने सीमा के गांव उनके माँ बाप से मिलने पहुंच गए। परिस्थितियों के मद्देनज़र यह सलाह मशविरा करने लगे कि अगर सीमा राजी हो जाए तो घर वर देखकर उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। करण को गए 4 साल हो गए हैं और अब सीमा फिर से गृहस्थी संभालने लगी है। मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रागिनी के नाम कर दूंगा। रोशन जी ने कमल के आगे अपने विचार रखे। कांता और कमल अपनी दूसरी बेटी की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा थे और रोशन जी से माफ़ी भी मांगने लगे। हमें माफ़ कीजिए, रीमा में अभी बचपना है, उसे समझाएंगे, कमल ने हाथ जोड़कर कहा। शायद उसके मन में ये बात घर कर गई कि ससुराल में उसे कोई महत्व नहीं देता, इसलिए कुछ असंतुष्ट है। शादी के बाद पत्नी पति का पूरा ध्यान चाहती है और यहाँ सीमा को जिम्मेदारी निभानी पड़ गई और देवेश का ध्यान बंटना उसे परेशान कर गया है।
कांता ने औरत सुलभ स्वभाव की विवेचना कर रीमा का बचाव करने की कोशिश की। वैसे उन्हें इस तरह के व्यवहार की रीमा से उम्मीद नहीं थी। इससे तो कोई और देवरानी आ जाती तो भी ठीक था। रीमा सीमा को और दुख पहुंचा रही थी और ये देखकर कहीं देवेश नाराज हो गया तो पति पत्नी का रिश्ता ही बिगड़ जाएगा। और फिर हमेशा की तरह सुलझी हुई रेखा ने कांता को सलाह दी कि सीमा को कुछ दिन के लिए हम यहाँ बुला लेते हैं। हो सकता है कि देवेश के साथ अकेले रहकर उन दोनों के रिश्ते में प्रगाढ़ता आ जाए और रीमा के मन में जो असुरक्षा की भावना है वो भी दूर हो जाए। जब देवेश का पूरा ध्यान और साथ मिलेगा तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी और उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। अपने पति और बच्चों के साथ संतुष्ट रहे। शायद अपने प्यार को बढ़ता देख रीमा दुखी और असंतुष्ट है, इसी वजह से इस तरह का व्यवहार कर रही है। एक औरत बहुत मुश्किल ही अपना प्यार किसी और के साथ बांट पाती है। रीमा भी उसी स्थिति से गुजर रही है और हम यहाँ सीमा जीजी का मन टटोलेंगे। अगर अच्छा परिवार मिल गया तो शादी के लिए मना लेंगे। रेखा नारी सुलभ व्यवहार बता रीमा को नादान बता रही थी, पर मन ही मन उसे पता था कि रीमा स्वभाव से उग्र है और उसे समझाना आसान नहीं। अतः सीमा को वहां से बुला लेना ही बेहतर है। सभी को रेखा की बात जमी स्थितियों को देख संभालने में ही भलाई थी। विचार विमर्श के बाद रोशन जी वापस लौट गए। रेखा की बात मानकर अगले दिन कमल ने बेटे रमेश को सीमा को बुलाने भेज दिया। जब भाई सीमा को लेने आया, रीमा बहुत खुश हुई। उसे लगा वह अब किसी की रोक टोक होगी ना, अब किसी की रोक टोक होगी और ना ही जिम्मेदारी। रोशन जी तो पहले ही घर के बाहर बैठक में ही रहा करते थे। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनको उससे कोई मतलब या वास्ता नहीं था। सीमा भाई के साथ मायके के लिए रवाना हुई। संदीप जब से सीमा से मिलकर गया था उसने अपने मन को समझाया। सीमा का करण के प्रति प्यार देखकर उसकी हिम्मत ना हुई कि कभी वह अपने प्यार के बारे में सीमा से जिक्र करे। कभी कभी वह अपने भाग्य से गिला करता, किस्मत ने उसके साथ भी तो कुछ भी अच्छा नहीं किया था। सीमा से प्यार किया वह किसी और की हो गई, फिर रीमा से लगा हुआ तो वह भी किसी और की हो गई। इन सब चीज़ों से मन हटाने के लिए उसने अपने को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित कर दिया और गांव आना भी बंद कर दिया। महीने भर पहले ही वह एक हॉस्पिटल में अपॉइंट हो गया था। अब माता पिता उसकी शादी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वह अभी भी अपने को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। सीमा को भुलाकर जिंदगी में कैसे आगे बढ़ता? अगर वह किसी और से प्यार ना कर पाया तो ये प्रश्न उसे भविष्य के लिए डरा देता, या फिर कहीं कोई भविष्य में आशा की किरण उसे दिखती हो जिसका वह इंतजार कर रहा हो। नहीं कह सकते। नौकरी ज्वाइन करने के बाद आज पहली बार गांव में आ रहा था। जैसे ही संदीप बस से उतरा उसे सामने मोटरसाइकिल पर सीमा का भाई रमेश दिख गया और पीछे सीमा दिखाई दे गई। उसने तुरंत आवाज लगा दी। सीमा के भाई रमेश ने मोटरसाइकिल रोक दी। इन 4 सालों में संदीप का व्यक्तित्व बहुत निखर गया था। संदीप ने सीमा के चेहरे को देखा। यह वही चेहरा था जिस पर बहुत से नौजवान मरा करते थे, आज मुरझाए फूल सा कुंभलाया हुआ। बिस्कुटी रंग की साड़ी पहने सीमा योगिनी सी दिखाई पड़ रही थी। फीकी मुस्कुराहट से सीमा ने उसका स्वागत किया। कैसे हो संदीप? बस अच्छा हूँ, चलो घर चलकर बातें करते हैं। संदीप ने रागिनी को गोद में ले लिया। बहुत प्यारी है, मैं इसी से बातें करता हुआ आ जाऊंगा। तुम दोनों मोटरसाइकिल से घर चलें। और हाँ सीमा, चाय भी बना लेना तब तक। संदीप ने आज कुछ अधिकार से बात की थी। सीमा को विस्मय हुआ। शहर में व्यक्तित्व कैसा बदल जाता है, और अब तो वह डॉक्टर भी बन चुका था। पर इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? गांव में तो पढ़ते हुओं की ही शादी हो जाती है। सीमा के दिमाग में प्रश्न आया और उसने भाई से पूछ लिया। भाई ने जवाब दिया,
अभी उसे कोई पसंद ही नहीं आई। पहले कहता था कि डॉक्टर बनने के बाद देखूंगा, फिर नौकरी के बाद। अब देखो, नौकरी तो लग गई। क्या पता कोई डॉक्टर से ही करनी हो या फिर शादी के लिए ही गांव आया हो। ये तो बात करने पर ही पता लगेगा। अब मुझे ही देख ले, मुझसे पहले तेरी और रीमा की दोनों की शादी हो गई और मैं अभी तक कुंवारा बैठा हूँ। भाई ने हंसते हुए कहा तो सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सही कहा भैया, अब की बार तो तुम्हारी शहनाई बजवा कर ही जाऊंगी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। घर आते ही सीमा माँ से गले लगी। सजने संवरने की उम्र में जोगिन सा वेश देख माँ के कलेजे पर सांप लौटने लगे। हाय विधाता, क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? सीमा की दूसरी शादी करनी ही होगी, वरना इतना लंबा जीवन कैसे काटेगी? सोचते हुए वो रीमा देवेश का हाल पूछने लगी। हालांकि उन्हें सब पता था, पर सीमा को ना पता लगे, यही बात मन में थी। सीमा की आवाज़ सुन रेखा भी कमरे से बाहर आ गई और गले लगकर मिली। सीमा को देखकर उसे भी बुरा लगा और उसे रीमा पर क्रोध भी आया, पर वो चुप रही। रागिनी कहाँ है बुआ? कहता हुआ सीमा का भतीजा बिट्टू भी आकर बुआ से लिपट गया। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी, माँ बोली। वो अभी आ रही है बिट्टू। उसने भतीजे को गोद में उठाया। गोलू मोलू सा बिट्टू भारी था और सीमा को उसे उठाने में जोर लगा। वो सड़क पर आते हुए संदीप मिल गया था तो उसने उसे गोद में ले लिया था। सीमा ने बताया, हाँ भाभी, आप चाय बना दो, वो चाय यहीं पीकर जाएगा। रेखा कुछ सोचते हुए रसोई घर में चली गई। कांता ने सीमा को अपनी गोद में लिटा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उसका हाल देखकर अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था, पर उसके सामने आंसुओं को रोके हुए थी, जबकि सीमा छोटी बच्ची की तरह माँ की गोद में सिर रखे आंखें बंद करके शांति और सुकून महसूस कर रही थी। सही ही तो कहते हैं, माँ की गोदी में सारे दर्द हवा हो जाते हैं। उधर संदीप रागिनी से बात करते हुए आ रहा था। तुम तो बिल्कुल गुड़िया हो। क्या नाम है तुम्हारा? लागिनी, तुतलाते हुए रागिनी ने जवाब दिया। और मम्मी का? चीमा। पापा का? संदीप अपनी ही धुन में पूछ बैठा और तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। कलन, सीमा की बेटी कितनी प्यारी है, और नाम भी। तुम्हारा नाम किसने रखा रागिनी? बाबा ने, मेरे बाबा ने। इसी तरह बच्चे से बात करते हुए संदीप घर पहुंच गया। बातों बातों में ही उसे समझ में आ गया कि रीमा का व्यवहार सीमा से अच्छा नहीं है। वह समझ गया कि तभी सीमा करण के जाने के 4 साल बाद भी संभली नहीं, बुझी बुझी सी है। संदीप को रीमा पर बहुत क्रोध आया और लगा कि अगर देवेश उससे शादी ना करता तो शायद सीमा ज़्यादा सुखी होती। खैर, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर होता तो वह सीमा को दुखी नहीं रहने देता। मन में सोचते हुए उसने ठंडी सांस ली। काश सीमा उसकी जीवन संगिनी होती, तब उसके साथ कोई दुर्घटना ही ना घटती और वह दोनों ही सुखी जीवन जी रहे होते। आप कौन है अंकल? रागिनी ने मासूमियत से उससे पूछा। मैं क्या बताऊं? वह सोच में पड़ गया। तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम बनाओगी ना मुझे अपना दोस्त? उसने उसके गाल थपथपाते हुए पूछा। हाँ, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। सुनकर उसने उसके मस्तक को चूम लिया। आज से मैं तुम्हारा दोस्त। आप मेरे साथ खेलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। उसने रागिनी के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। वह बातें करते करते सीमा के घर पहुंच गया। रागिनी गोद में से उतरकर अंदर भाग गई। बिट्टू ने उसे देखा तो अपने खिलौने दिखाने लगा। संदीप सीमा के भाई के साथ बाहर बैठक में बैठ गया। इतनी देर में रेखा चाय लेकर आ गई। लो संदीप भैया, तुम्हारी चाय तैयार है। आपने बनाई है भाभी? संदीप पूछ बैठा। हाँ तो तुम्हें किसके हाथ की पीनी थी? रेखा ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा। पर मैंने तो सीमा से कहा था, बहुत दिन हो गए हैं उसके हाथ की चाय पिए।
जब से ससुराल गई है उसके हाथ की चाय ही नसीब नहीं हुई। उसने मन की बात बताते हुए सहजता से कह दिया, तो दोबारा बनवाए देती हूँ। रेखा ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, आपके हाथ की भी पी ही ले लेते हैं, वरना आप नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है आपके हाथ की चाय ज़्यादा स्वाद हो। कहते हुए संदीप हंसने लगा। इतने में कांता भी बैठक में आ गई और उसका हालचाल पूछने लगी। रेखा अंदर चली गई। घर की राजी खुशी पूछ कांता ने पूछ लिया, बेटे शादी नहीं कर रहे? बस चाची, अभी कोई लड़की जमी ही नहीं, उसने टालते हुए कहा। मुझे बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? हो सकता है कि मेरी नज़र में कोई नाते रिश्तेदारी में हो, कांता ने पूछ लिया। मेरी नज़र में तो एक ही लड़की है चाची, जो सर्वगुण संपन्न है। वैसी कोई हो तो बताओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कांता ने उत्सुकता से पूछा, कौन? सीमा जैसी, सुंदर, सूरत और सीरत दोनों से खूबसूरत, उसने खोए हुए से स्वर में उसे कहा। कांता का चेहरा बुझ गया। बेटे, क्या सूरत और क्या सीरत, जब किस्मत ही अच्छी ना हो। भगवान किस्मत अच्छी दे, चाहे सकल सूरत अच्छी ना हो, ठंडी सांस लेते हुए कांता ने कहा। वैसे सीमा के लिए कोई लड़का है तुम्हारी निगाहों में? कब तक वह अकेली इस तरह जीवन काटेगी? कोई शहर में, गांव में, रिश्तेदारी में हो तो बताना, दोजिया भी चल जाएगा। किसी के बच्चा भी हो तो। अब सीमा भी तो एक बच्चे की माँ है ना, उन्होंने लाचारी दिखाते हुए कहा। ये आप कैसे कह रही हैं चाची? वह दुखी हो उठा। हाँ, और अगर कोई बेटी रखने को राजी ना हो तो उसे हम पाल लेंगे, पर सीमा का जीवन संवर जाए, उसको देखकर तो कलेजा मुंह में आता है। हमेशा उसी की चिंता रहती है। अगर इसका भविष्य संवर जाए तो मैं गंगा नहा लूं। दुखी स्वर में अपने मन की बात संदीप के सामने रखकर वह खामोश हो गई। संदीप चुपचाप सुनता रहा। क्या कहता वह? ठीक है, अब मैं चलता हूँ चाची, घर पर सभी इंतजार कर रहे होंगे। महीने बाद आया हूँ, नौकरी लगने के बाद। माँ तो शायद बाहर ही बैठी होगी। ठीक है बेटा, आते रहना, सीमा का मन भी जानने की कोशिश करना। पता नहीं यह दूसरी शादी के लिए राजी भी होगी या नहीं। ठीक है चाची, एक दो दिन में आता हूँ, कहता हुआ संदीप चला गया। सीमा की माँ की बात सुनकर संदीप के मन में कहीं एक आशा की किरण जगी। सीमा की शादी करने के लिए उसके मायके ससुराल वाले दोनों राजी हैं, तो उसका रिश्ता वह कभी नहीं ठुकराएंगे। लेकिन इसके लिए उसे अपने घर वालों को भी तो मनाना पड़ेगा। पर ऐसे कैसे होगा? लेकिन कांता की बातों ने और इस छोटी सी आशा ने उसके अंदर आत्मविश्वास भर दिया। और अब उसने घर पहुंचते पहुंचते ये निश्चय कर लिया कि अब वह शादी करेगा, तो सिर्फ सीमा से। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। जानते हैं क्या संदीप के परिवार वाले इस शादी के लिए मानेंगे या नहीं। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।